हाँ, तो गुड मॉर्निंग। एटम्स देखिए हमारा जहां तक होना था हो गया है। जैसे कि रदरफोर्ड का जो मॉडल है वो हमने देख लिया, उसके लिमिटेशंस को देख लिया, हमने बोर्स के पोस्टुलेट्स को देखा। आज हम क्या करेंगे, उनका लिमिटेशंस देखेंगे। ठीक है, पहले एक सिप चाय पी लेता हूँ, रुकिए। कप भर के चाय लिया है मैंने। ठीक है, देखिए सबसे पहला लिमिटेशन मैं बता चुका हूं कि इनका जो मॉडल है एटम वाला, ऑफ कोर्स इनका जो मॉडल है इट्स ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम, बताया था। नॉट इवन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन एटम। ठीक है, फिर बाद में हमने Z इंट्रोड्यूस करके हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए भी बताया फॉर्मूला, बट इनके द्वारा जो मॉडल दिया गया था वो सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए है। दूसरा जो इनका लिमिटेशन है, आपको याद होगा बोर्स का तीसरा पोस्टुलेट में क्या था कि इलेक्ट्रॉन जब ऊपर से नीचे आते हैं, है ना, हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट करते हैं। ठीक है, यानी मान लीजिए ये चौथा ऑर्बिट है और ये मान लीजिए पहला ऑर्बिट है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, जरूरी तो नहीं डायरेक्ट आएगा, हो सकता है कि यहां से पहले यहां आ जाए और फिर यहां से यहां आए, ये तीसरा है। हो सकता है पहले यहां से यहां आए, फिर यहां से यहां आए, फिर यहां से यहां आए। इसका मतलब जब इससे लाइट निकलेगा तो कौन सा सीरीज होगा, लाइमैन सीरीज होगा, है ना। जब इससे लाइट निकलेगा तो कौन सा सीरीज होगा, तीसरे पे आ रहा ना, तो पैस्टन सीरीज होगा, पैस्टन। जब इससे लाइट निकलेगा तो कौन सा सीरीज होगा, फिर से लाइमैन होगा, इससे भी लाइमैन होगा, इससे बाल्मर होगा। लाइमैन मतलब अल्ट्रावायलेट, पैस्टन मतलब इंफ्रारेड और बाल्मर मतलब विजिबल। तो जो इससे लाइट निकल रहा है उसमें अलग अलग लाइंस बनेंगे, इसी को क्या बोलते हैं आप, स्पेक्ट्रल लाइंस। वैसे किताब कहता है कि हम इसी को स्पेक्ट्रल लाइन कहते हैं, बट जो लाइट निकल रहा है उसको क्या कहते हैं हम, स्पेक्ट्रल लाइंस। तो अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइन का ना, अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइन का अलग अलग इंटेंसिटी हो रहा था, अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइन का अलग अलग इंटेंसिटी हो रहा था, नंबर ऑफ फोटॉन्स अलग अलग हो रहा था। इस चीज का एक्सप्लेनेशन बोर्स ने नहीं दे पाया। तो क्या है पॉइंट, अलग 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 स्पेक्ट्रल लाइंस के इंटेंसिटी, सर बड़ा लिखिए, हाँ, इंटेंसिटी अलग अलग हो रहा था या होता है, जिसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन इन्होंने नहीं दिया। ये हो गया आपका दूसरा लिमिटेशन। और तीसरा लिमिटेशन क्या था, मैं भूल गया, क्या चाय कहां गया मेरा, वहां और लूंगा तब ना थोड़ा सा। तीसरा लिमिटेशन क्या हो सकता है, एक और लिमिटेशन था इनका, है ना, चाय पी के भी याद नहीं आ रहा है। जाने दीजिए, कभी याद आए तो बताऊंगा। ठीक है, क्या थ्योरी है सब ना। तो तीसरा लिमिटेशन इनका क्या था मैं बताऊंगा आपको आराम से याद करके, अभी मेरे को याद एकदम नहीं आ रहा है। तो पहला और दूसरा आप समझ गए, ठीक है। तो ये हुआ आपका, हाँ याद आ गया अगले टॉपिक के बारे में सोचा कि याद आ गया, क्यों, क्योंकि इसी से जुड़ा है अगला टॉपिक। इनका जो सेकंड पोस्टुलेट था, सेकंड पोस्टुलेट क्या था कि वही ऑर्बिट पर्टिकुलर होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम एक कांस्टेंट होगा mh/2π। इसके लिए इनके पास कोई ठोस यानी सॉलिड प्रूफ नहीं था।
बस मन में आया कह दिया, मानना पड़ेगा। ऐसे तो मेरे मन में कुछ नहीं आता है, ठीक है ना, लेकिन इनके मन में आया, इन्होंने कह दिया, ठीक है। तो इसी को कौन प्रूफ किया, आपको यकीन होगा? इसको प्रूफ किया डीब्रॉय ने, डी ब्रोगली ने। उन्होंने प्रूफ किया कि हाँ भाई बोर तुम सही थे, तुम बोर नहीं थे, तुम सही थे। तो कैसे प्रूव किया देखिए। वेव चैप्टर में एक टॉपिक है, आप पढ़े नहीं होंगे। वेव चैप्टर में एक टॉपिक है स्टेशनरी वेव। मैं आपको थोड़ा सा उसका हिंट दे देता हूं ताकि आपको समझ में आए। जैसे कोई वेव मान लीजिए इधर से जा रहा है, कोई वेव जा रहा है इधर से, कोई भी वेव, साउंड वेव, लाइट वेव, और कोई भी वेव है ना, इधर जा रहा है और ऐसे आ रहा है इधर से कोई दूसरा वेव, आइडेंटिकल ही मान लो, एक वेव इधर से आ रहा है, एक वेव इधर से आ रहा है, तो ये लोग इंटरफियर करेंगे। तो इन लोगों के इंटरफियरेंस में जो रिजल्टेंट वेव बनेगा, जो नया वेव बनेगा, वो लूप्स बनाएगा। क्या बनाएगा? लूप्स। क्या बनाएगा? ऊप्स नहीं, लूप्स। लूप्स बनाएगा, समझे? जिसमें यहां से यहां तक हो जाता है वेवलेंथ। समझ सकते हैं आप? ये देखिए, इट इज ऑफ कोर्स द वेवलेंथ। ये देखिए एक वेवलेंथ, समझ गए आप? यानी ये 2 लैम्डा है, यहां से यहां तक 2 लैम्डा है, ठीक है। तो क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं? लूप्स बन गए तो क्या कहते हैं इसको? स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव या फिर स्टैंडिंग वेव। टॉपिक से बाहर है मत सोचिएगा, मैंने आपको समझा दिया है कि वेव्स आइडेंटिकल वेव्स, या आप लिख लीजिए, ठीक है। आइडेंटिकल वेव्स ट्रेवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, लिख लो इसको, लिख लो, ऑपोजिट डायरेक्शन व्हेन इंटरफियर फॉर्म लूप्स नोन एज स्टेशनरी वेव एंड और स्टैंडिंग वेव। एग्जाम्पल आप सब ने देखा है और वो है गिटार, सितार, एकतारा, वायोलिन, पियानो, ड्रम, कोई भी चीज, कोई भी साउंड इंस्ट्रूमेंट आर बेस्ड ऑन स्टेशनरी वेव्स। इधर से टिंग 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 किया, उधर से वायर बंधा हुआ है, ये मान लो गिटार है, ये गिटार के वायर से मान लो, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, यहां पर ये टाइट से बंधा हुआ रहता है और यहां पर भी टाइट से बंधा हुआ रहता है। तुम क्या करता है? टिंग 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 करता है ना। तो क्यों टिंग 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 क्यों हो रहा है? क्योंकि जब तुमने इस तार को थोड़ा सा भी डिस्टर्ब किया तो ये तार में कंपन हुआ, वेव हुआ, वो वेव इधर बढ़ा, आगे बढ़ा 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 बढ़ा, यहां पर टाइट से बंधा हुआ, यहां से रिफ्लेक्ट होगा। क्या तुमने टिंग टिंग करना छोड़ दिया? नहीं। अब एक वेव इधर जा रहा है, एक वेव इधर आ रहा है, दोनों टकराएंगे, तो ये वाला तार तुमको ऐसा होता हुआ दिखाई देता होगा, ऐसा, तो कभी कभी ऐसा होता हुआ दिखाई देता होगा, तो कभी कभी ऐसा होता हुआ दिखाई देता होगा, समझे? तो ये सब क्या है? लूप्स, स्टेशनरी वेव्स, ठीक है। तो ये एक इंट्रोडक्शन टाइप का था, मैंने दिया, मैंने खत्म कर दिया, अब मैं हटा रहा हूं उसको। लिख लो उसको, डेफिनेशन लिख लो। आइडेंटिकल वेव्स ट्रेवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन व्हेन इंटरफियर फॉर्म लूप्स नोन एज स्टेशनरी वेव्स एंड और स्टैंडिंग वेव्स। एग्जांपल गिटार, सितार, कोई भी साउंड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। वायर बेस्ड वाला इंस्ट्रूमेंट हो या एयर बेस्ड वाला इंस्ट्रूमेंट हो, सब में स्टेशनरी वेव्स बनता है, तभी हमको सा रे ग मा सुनाई पड़ता है, समझे? हाँ, सब सारे गमा का अलग अलग मीनिंग है। तो डीब्रॉय ने तो कह दिया था एक बात, क्या क्या कह दिया था? कम टू दिस चैप्टर, कम बैक टू दिस चैप्टर। क्या कह दिया था? कि मैटर जब चलता है, जलता है नहीं, मैटर जब चलता है, वेव्स आर एसोसिएटेड, वेव इज एसोसिएटेड, मतलब लैम्डा होगा, मतलब मैटलैब्स नहीं, मतलब लैम्डा होगा, जिसको हम क्या कहते हैं? डीब्रॉय वेवलेंथ। डीब्रॉय वेवलेंथ, जिसका फॉर्मूला क्या था? लैम्डा इज इक्वल टू h/p। सर स्टेशनरी वेव कहां से? क्या, क्यों समझाएं फिर आप स्टेशनरी वेव? समझा रहा हूं, सुनो ध्यान से। इलेक्ट्रॉन जब किसी ऑर्बिट में गोल गोल
लिख लेगा इसको, क्या लिखेगा भाई, सब पढ़ाया हुआ चीज है। तो इलेक्ट्रॉन ने चमत्कार देखो उनका, ये मान लो कोई भी न्यूक्लियस है, कोई भी एटम का, इसके चारों ओर मान लो nth ऑर्बिट में, nth ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, तो इससे वेव निकलेगा। तो इससे अगर इस डायरेक्शन में वेव निकला तो इस डायरेक्शन में भी निकलेगा, क्योंकि गोल 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 घूम रहा। तो ये दोनों इंटरफियर करेंगे, तो यहां पर क्या बनना चाहिए, वेव प्रॉपर्टीज अगर इस मैटर में हो तो यहां पर क्या बनना चाहिए, स्टेशनरी वेव्स। क्योंकि मैंने क्या समझाया था, ऑपोजिट डायरेक्शन से अगर वेव मान लो मिले तो क्या होगा, स्टेशनरी वेव बनेगा। ठीक है, तो ऐसे करके वेव्स बनेगा, 1 2 3 4, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ झाला, 5। अब लूप्स बना देंगे, ऐसा ऐसा, कलाकृति मेरा मानना पड़ेगा, ऐसा। कितने लूप बने, देखो ध्यान से, लूप्स कितने बने, मतलब कितने वेव्स बने, 1 यहां से यहां तक 1 लैम्डा, 1 लैम्डा, फिर यहां से यहां तक कितना हो गया, 2 लैम्डा, फिर यहां से यहां तक कितना हो गया, 3 लैम्डा, फिर यहां से वापस यहां तक कितना हो गया, 4 लैम्डा। इसका मतलब ये चौथा ऑर्बिट है, ऐसा डी ब्रॉय ने बोल दिया। सोचिए, यानी इसका लेंथ कितना हो जाएगा, इस सर्कल का सरकमफरेंस कितना हो जाएगा, n इंटू लैम्डा। 4th ऑर्बिट है तो 4 लैम्डा, और अगर nth ऑर्बिट है तो कितना, nth ऑर्बिट है तो कितना, कितना रे, n लैम्डा, है कि नहीं। और यहां से यहां तक ऑर्बिट का रेडियस अगर r है तो क्या मैं लिख सकता हूं, n लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई r, लिख सकता हूं। क्या है ये, डी ब्रॉय का वो स्टेटमेंट है जो उसने डुअल नेचर में दिया था, है ना, n लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई r, समझ रहे हैं आप। तो यहां से मैं क्या करूंगा, लैम्डा इज इक्वल टू लिख दूंगा 2 पाई r अपॉन n, समझ गए। और लैम्डा का फॉर्मूला, लैम्डा का फॉर्मूला डी ब्रॉय वेवलेंथ है तो फॉर्मूला क्या होगा, h बाई पी, है कि नहीं। इलेक्ट्रॉन का मास मान लो m है, वेलोसिटी मान लो है v, तो क्या लिखोगे p की जगह mv, ठीक है। तो h बाई लैम्डा की जगह में h बाई mv इज इक्वल टू 2 पाई r। अब ठीक से देखो, जादू होने वाला है, mv ऊपर, r भी ऊपर रहने दो, mv r ऊपर हो गया, nh बाई 2 पाई। बोर भाई साहब आप बिल्कुल सही थे, समझे। तो बोर का लिमिटेशन था कि उन्होंने कोई थ्योरेटिकल बेसिस पर यह बात कही नहीं थी, बट कही तो थी, बहुत बड़ी बात है ये। और बाद में डी ब्रॉय ने इसको प्रूफ कर दिया कि बोर भाई साहब आप बिल्कुल सही थे। यानी बात बहुत क्लियर है क्या, कि हर ऑर्बिट में कोई भी रास्ते को आप ऑर्बिट नहीं मान सकते। इलेक्ट्रॉन का घूमने का जो ऑर्बिट है वो कोई भी नहीं हो सकता, वो वही होगा जहां पर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम इतना के बराबर होगा। चौथा ऑर्बिट में n इज इक्वल टू 4 लिखने का, कितना मजेदार बात है ना सब। यानी एक करिश्मा की तरह लगता है, ऐसा लगता है कि बाप रे, आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, ये लोग एटम को देख रहे हैं। चाय पीजिए, छोड़ी हटाइए, ठंडा हो गया। चलिए, ऐसे चाय पीने का एक बार में, ठंडा हो क्या करने का, गर्म तो है नहीं, फुर्र फुर्र पिएगा। अब हम शुरू करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहां तक था बोर्ड्स के लिए। अब हम शुरू करेंगे एक टॉपिक जो कि है प्योरली एंट्रेंस के लिए। स्टेट बोर्ड में था पहले, वो हटा दिया, समझे, स्टेट बोर्ड में हटा दिया। टॉपिक का नाम है एक्सरेज, तो स्टेट बोर्ड से हटा दिया। अब बच गया क्या, एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी में है अभी भी, बट उतना नहीं है जितना जेडब्ल्यू में पूछता है, समझे। तो जेडब्ल्यू के हिसाब से, एडवांस के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। बाकी एमएचसीटी वाले, स्टेट बोर्ड वाले, इसके बाद देखिए, मजा लीजिए। नहीं क्यों देखेंगे, कुछ भी सीखना बुरा थोड़ी है, कोई भी अच्छा चीज सीखना बुरा नहीं होता है, समझे ना। भले आपसे उससे क्वेश्चन आए ना आए, आप नीट के हो, जेडब्ल्यू के हो, ऐसे बातें मत कीजिएगा। सीधा बोलिएगा कि हमको सर कुछ नया समझा रहे हैं, हम तो सीखेंगे। क्यों, हमने पैसा भरा है। क्या सर, जब देखिए पैसा पैसा करते रहते हैं।
तू पैसा पैसा करती है तो पैसे पे क्यों मरती है। क्या बात है, क्या चीज है पैसा। तो टॉपिक इज एक्स रे। इसका थ्योरी बहुत इंटरेस्टिंग है, आप सुनिए बस, इसका थ्योरी आप सुनिए अच्छे से। रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं? हाँ हो रहा है। आप बस इसका थ्योरी सुनिए, आज मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, सुनिए। ये है, मान लीजिए कोई भी प्लेट, कैथोड ही बोल दो, जिससे इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होगा। लाइट देकर नहीं, हम डुअल नेचर नहीं पढ़ रहे, वोल्टेज देकर, वेरी हाई वोल्टेज। और यहां पर एक कलेक्टर प्लेट होगा, एनोड प्लेट। बट याद रखिएगा लाइट वाइट नहीं है, ऑफ कोर्स ये वैक्यूम ट्यूब है, बट ये लाइट वाला चीज नहीं है। हमने पोटेंशियल जबरदस्त दिया, वेरी हाई पोटेंशियल, यानी यहां पर बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बहुत हाई, वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस। तो मान लो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V। तो हाई पोटेंशियल डिफरेंस से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकल उठेंगे और निकल कर जाएंगे और मारेंगे भड़ाक से किसको, टारगेट को। ये मान लो टारगेट है, मान लो ना, मानने में क्या जा रहा है। ठीक है, अब सुनो अंदर वाला बात, देखो ध्यान से देखो। ये मान लो न्यूक्लियस है, कोई भी हेवी एटम का न्यूक्लियस है। इसके बाहर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। ये मान लो K शेल है, ये मान लो है L शेल, ये मान लो है M शेल, ये मान लो है N शेल। आगे पता नहीं मेरे को OP होता है कि नहीं, क्या है केमिस्ट्री भूल गया मैं तो। अब करना क्या है, उधर से आ रहा इलेक्ट्रॉन, कितना, वेरी फास्ट, बहुत ज्यादा स्पीड से इलेक्ट्रॉन इज अप्रोचिंग किसको, टारगेट न्यूक्लियस को। सुनिएगा ध्यान से, कहानी है कहानी। ठीक है, तो टारगेट न्यूक्लियस को मारने के लिए, हिट करने के लिए, बम्बार्ड करने के लिए इलेक्ट्रॉन बहुत फास्ट से आ रहा है। कहां से आ रहा है समझ गए ना, बताया था ना, हाई वोल्टेज। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन बहुत फास्ट से आ रहा है। अब जो इलेक्ट्रॉन्स यहां पर होंगे, अब कितने होंगे, 2, 8, वो सब नहीं बता रहा मैं, बस होंगे मान लो 1, 2, 3। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आए। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गोल घूम रहा। ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गोल घूम रहा। ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गोल घूम रहा। ये इलेक्ट्रॉन भी क्या कर रहा है, गोल घूम रहा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा, ठीक है, पॉइंट नंबर 1, जब इसको नाम देते हैं E1, जब E1 इलेक्ट्रॉन आएगा, आ गया नहीं, आएगा, जब E1 आएगा तो E2, E3 ये सब जो है, तब E2, E3 स्लो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, धीरे हो जाएगा। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस के कारण ये इलेक्ट्रॉन उतने अच्छे से गोल नहीं घूम पाएगा। समझ रहे ना, ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, रिटार्ड हो जाएगा, यानी रिटार्ड, डिसेलरेट, रिटार्ड हो जाएगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स, ये जो आउटर ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स है, अब ये इलेक्ट्रॉन यहां तक घुसा नहीं है, K शेल तक पहुंचा नहीं है, ये आउटर इलेक्ट्रॉनिक शेल का बात चल रहा है। ठीक है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन ऐसा करके आ रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, स्लो हो गए। क्या हो गए, स्लो हो गए, रिटार्ड हो गए। इनका वेलोसिटी क्या हो गया, कम हो गया। वेलोसिटी क्या हो गया, कम हो गया, यानी इनका एनर्जी क्या हो गया, इनका जो भी एनर्जी होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, कम, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगा। अब एनर्जी तो कभी भी डिस्ट्रॉय या क्रिएट तो होता नहीं है, तो इनका जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी कम हो गया, उतना अमाउंट यहां से निकल जाएगा लाइट, उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी यहां से निकल जाएगा लाइट, जिसका वेवलेंथ है मान लो लैम्डा। समझ में आ गया बात, तुमको समझ में आ गया, क्या समझा। हाँ, तो कितना कम होगा कुछ फिक्स है क्या, नहीं समझे, इसका एनर्जी कितना कम होगा ये चीज फिक्स है क्या, ये कौन सा लाइट देगा, उसका वेवलेंथ क्या होगा, आपको समझ में आ रहा है कुछ,
आप समझ रहे बात? ये इलेक्ट्रॉन जब यहां आया तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन स्लो हो गया, तो सवाल ये उठता है कि कितना स्लो हो गया, आपको पता है क्या? क्योंकि देखिए जितना ज्यादा स्लो होगा उतना ज्यादा यहां से एनर्जी निकलेगा, और जितना ज्यादा एनर्जी निकलेगा उतना कम वेवलेंथ होगा, है कि नहीं? उतना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा। अगर ये एनर्जी ज्यादा हुआ एच न्यू, तो न्यू ज्यादा होगा, वेवलेंथ कम होगा, hc बाई लैम्डा। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से जो लाइट निकल रहा है उसका वेवलेंथ फिक्स नहीं है। चाय खत्म हो गया। यहां से जो लाइट निकल रहा उसका वेवलेंथ फिक्स नहीं है। अच्छा, कौन सा लाइट निकलेगा? तो बता दूं आपको, एक्सरे ही निकलेगा। क्या निकलेगा? एक्सरे। समझ में आया? टॉपिक का नाम क्या है? एक्सरे। तो व्हेन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स अप्रोचिंग अ हेवी न्यूक्लियस decelerates the outer electrons, then energy is radiated from the electrons because their itself जो एनर्जी है, उनका जो सेल्फ एनर्जी है वो कम हो जाता है, इसलिए इनसे एनर्जी निकल रहा है इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसमें कौन सा रे निकलता है? एक्सरे। समझ में आ गया? सर ऐसा क्यों? बेटा याद करो, बोर्स का तीसरा पोस्टुलेट में सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी का लाइट कौन सा था? इन बोर्स थर्ड पोस्टुलेट, अच्छे से याद करो, इन बोर्स थर्ड पोस्टुलेट इंफिनिटी से जब पहले ऑर्बिट पर आता है, कहां से? इंफिनिटी से। कहां पर? पहले ऑर्बिट पर जब आता है तब जो लाइट निकलता है वो कौन सा लाइट है? यूवी, अल्ट्रावायलेट लाइट। समझ में आ गया? अब इससे भी ज्यादा एनर्जी अगर ऐसा करने से हो रहा है तो यूवी के ऊपर कौन है? एक्सरे, गामा रे। अब एटम में उतना ताकत नहीं है कि गामा रे निकल जाए, बट इतना ताकत है कि जो पहला लाइमैन सीरीज था उससे ज्यादा एनर्जी ऐसे करने से होगा, और ये एक्सरे कहां से निकल रहा है? इस एटम से निकल रहा है। समझ में आ गया? तो आई एम रिपीटिंग द लेक्चर कि व्हेन, प्लीज राइट दिस, इसको लिख लो, when very 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 fast electrons या फिर when electrons accelerated by high potential difference approaches a heavy nucleus, a heavy atom, then the outermost electrons get decelerated, their energy decreases, in turn they radiate electromagnetic radiations which is in the form of X-ray, जिसका वेवलेंथ का कोई ठिकाना नहीं है। लिखो, यहां तक लिखो, ठिकाना नहीं है मतलब सर, मतलब ये कितना भी एनर्जी रेडिएट कर सकता है, होगा तो एक्सरे ही, ये कितना भी एनर्जी रेडिएट कर सकता है। समझ में आया आपको? यानी इसका कोई फिक्स वेवलेंथ तो होगा नहीं कि भाई इतना ही वेवलेंथ निकलेगा, इतना ही वेवलेंथ निकलेगा, फिक्स तो है नहीं। मैंने आपको पहले बोला था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में, सुनिएगा ध्यान से फिर से, आई एम नॉट डिविएटिंग फ्रॉम द टॉपिक बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर ये मान लो एक्सरे रीजन है, एक्सरे रीजन, तो इसका कुछ फिक्स वेवलेंथ नहीं होता है, इसका कुछ फिक्स फ्रीक्वेंसी नहीं होता है। इतना वेवलेंथ से लेकर इतना वेवलेंथ तक, ये सारे वेवलेंथ को क्या कहते हैं? हम एक्सरे कहते हैं। समझ में आया? उससे ज्यादा वेवलेंथ अगर आप लीजिएगा तो वो अल्ट्रावायलेट होता है, उसका भी एक पर्टिकुलर रेंज है। समझ रहे आप? एक्सरे का कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ नहीं होता है, वो एक रेंज में होता है। तो यहां पर भी अगर वेवलेंथ बहुत कम भी निकल रहा है, बहुत ज्यादा भी निकल रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा कि सारे के सारे वेवलेंथ जो एक्सरे को जो बिलोंग करते हैं वो उसमें से कोई भी निकल सकता है। समझ में आया आपको कि नहीं समझा? अरे यार नहीं समझा ना? अबे तुम बताओ। हाँ ये लीजिए, और है क्या? इंक बॉटल, हाँ हाँ बिल्कुल, ये लीजिए। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, नहीं समझा आपको ना? देखो ये इलेक्ट्रॉन यहां से बहुत फास्ट आ रहा, आपको समझ गया? ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन स्लो हो रहे, आपको समझ गया? ठीक है। स्लो होंगे ना, रिपल्शन होगा तो स्लो होंगे ना सर, फास्ट भी तो होंगे। अब स्लो होंगे, ये गोल गोल घूम रहे, सुनो, तो ये इलेक्ट्रॉन स्लो हो जाएंगे,
और फास्ट अगर होंगे भी तो उससे मुझे क्या करना, मुझे एक्सरे पढ़ना है ना। यानी इनसे एक्सरे निकल रहा है, इनसे एक्सरे कब निकलेगा, जब ये एनर्जी देगा, ये दोनों एनर्जी जब देगा तब इनसे एक्सरे निकलेगा। अब ये एनर्जी कब देगा, जब इनका एनर्जी खुद का कम हो जाएगा। समझ गए आप अभी? हाँ। अब अगर आप आर्ग्यूमेंट करते कि सर इसका एनर्जी बढ़ भी तो सकता है, बढ़ाओ, इसका एनर्जी बढ़ाओ तुम, बट उससे एक्सरे टॉपिक थोड़ी ना आएगा। हाँ ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन कितना एनर्जी दे रहा है, ये जो एनर्जी दे रहा है कौन सा एनर्जी दे रहा है, लाइट एनर्जी दे रहा है। तो फॉर्मूला क्या होगा, hc/λ। सर ठीक से लिखो, हाँ hc/λ। अब ये hc/λ किसके बराबर होगा बताओ बरा, किसके बराबर होगा, बता दिया तो तुम्हारा हम अपना नाम बदल देंगे। बताओ, हो गया। ये जो एनर्जी है hc/λ कौन दे रहा है, ये स्लो हुए वाले इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं। अब ये hc/λ किसके बराबर होगा बताओ, किसके बराबर होगा, जितना एनर्जी ये लेके आ रहा है उसके बराबर होगा। अब ये कितना एनर्जी लेके आ रहा है, वो डायग्राम याद करो जहां पर मैंने दो प्लेट बनाया था और इसको हमने एक एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल दिया था। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या माना था मैंने, कैथोड और एनोड का पोटेंशियल डिफरेंस V माना था। तो V पोटेंशियल डिफरेंस में इलेक्ट्रॉन्स अगर आगे बढ़ रहे हैं, V पोटेंशियल डिफरेंस में अगर इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स के पास कितना एनर्जी है, EV। समझ में आया? अब बात को समझो, EV अगर पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो गया, EV अगर यहां पर पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो गया तो मैं क्या बोल सकता हूं, यानी इफ EV इज एब्जॉर्ब्ड कंप्लीटली तो मैं क्या बोल सकता हूं, hc/λ इज इक्वल टू EV। तो उस समय ये लैम्डा क्या होगा, मिनिमम होगा। समझ रहे ना? अगर आप hc/λ की जगह लिखते h न्यू तो ये न्यू क्या होता, मैक्सिमम होता। तो ये फॉर्मूला को आप बांध लो, इसको रट लो अच्छे से, क्वेश्चन आता है बेटा JEE में, ठीक है। हाँ तो सवाल पर वापस आओ, मैंने आपको क्या समझाना था मुझे कि इसका वेवलेंथ फिक्स नहीं रहेगा, बराबर है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, ये मैक्सिमम हुआ ना, ये मिनिमम हुआ, ये मैक्सिमम हुआ। अगर मान लो इसका पूरा एनर्जी इसने एब्जॉर्ब नहीं किया तो क्या समझे, इन दोनों ने इसका पूरा का पूरा एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं किया तो, थोड़ा सा एब्जॉर्ब किया तो, लेकिन इतना एब्जॉर्ब किया कि यहां से एक्सरे निकले, तो क्या तब भी वेवलेंथ उतना ही होगा जितना पूरा एब्जॉर्ब करने पर हो रहा था? नहीं ना। इसका मतलब इसका वेवलेंथ का कोई ठिकाना नहीं है, ये कितना भी वेवलेंथ दे सकता है। लेकिन सिंस वी आर स्टडिंग एक्सरे तो हम इसी दायरे के अंदर रहेंगे। बट फिर भी आप समझ रहे हैं कि इनसे जो वेवलेंथ निकलेगा, इनसे जो वेवलेंथ निकलेगा वो फिक्स नहीं है, एक पर्टिकुलर नहीं है। समझ में आया? तो नंबर 2 क्या लिखूंगा मैं, स्लो हो गया, रिटार्ड हो गया, काइनेटिक एनर्जी कम हो गया। दैट इज वाई देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स E2 E3 ये लोग जो है रिलीजेस एक्सरे ऑफ नॉट फिक्स्ड वेवलेंथ, ऑफ नॉट फिक्स्ड वेवलेंथ। समझ गए? तो क्या बोलते हैं ऐसे वेवलेंथ को हम, कंटिन्यूअस एक्सरे। ऐसे एक्सरे को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस एक्सरे। समझे? यानी वेवलेंथ का कोई आता पता, कोई ठिकाना नहीं रहता है। तो अगर आप इंटेंसिटी बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ, इंटेंसिटी आपको याद रखना चाहिए बेटा, भूल मत जाया करो। इंटेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स वर्सेस वेवलेंथ। तो ग्राफ आपका कुछ ऐसा होगा, ऐसा। समझे? यानी बहुत सारा वेवलेंथ निकल सकता है, अलग अलग इंटेंसिटी का बहुत सारा वेवलेंथ हो सकता है। समझ गए आप? ओके, नाउ कम टू टॉपिक नंबर 2। मैंने क्या समझा दिया अभी तक, कंटिन्यूअस समझा दिया। समझ गए आप? कंटिन्यूअस का मीनिंग समझ गए? नहीं समझे तो पूछिए नीचे, ठीक है। अब हम ये सब मिटा रहे हैं, आप इसको प्लीज लिख लो, वीडियो को दोबारा देखो और लिख लो।
टॉपिक हमारा वही है अभी भी, एक्सरे। अभी तक क्या हुआ है, ये फॉर्मूला भी लिख लो, बहुत काम का फॉर्मूला, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे, ठीक है। मैं अगले सेशन में इससे क्वेश्चन करा दूंगा आपको। अगला सेशन न्यूमेरिकल ही है ना, हाँ। तो ये फॉर्मूला आप लिख लो, इसको लिखो, ये कंटिन्यूअस एक्सरे के लिए फॉर्मूला है। इसका टॉपिक क्या होगा, मिनिमम वेवलेंथ या फिर कट ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। ये ग्राफ अभी फिलहाल रहने दो। चलो ये सब अब हटाते हैं, हाँ। चलो अब एक चीज याद रखना, कहां गया, अरे अब एक चीज याद रखना कि इलेक्ट्रॉन्स जो है एक्चुअली में किसको अप्रोच कर रहे थे, न्यूक्लियस को। तो मान लो इलेक्ट्रॉन्स इतने ज्यादा फास्ट थे, मान लो कि इलेक्ट्रॉन्स इतने ज्यादा फास्ट थे, इतने ज्यादा एनर्जेटिक थे कि वो पहले ऑर्बिट में घुस गए, वो न्यूक्लियस को अप्रोच कर गए, समझे। और पहले ऑर्बिट में घुसने के बाद उसने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर दिया, ये इलेक्ट्रॉन को यहां से हटा दिया। तो पहला पॉइंट मुझे मिल गया। इफ इलेक्ट्रॉन E1, ये E1 E2 मैंने सिर्फ एग्जांपल लिया, ठीक है, E4 E5। तो इफ इलेक्ट्रॉन E1 इज सो एनर्जेटिक दैट इट enters inner region, then E5 E4 are knocked out, KNOCKED, knocked out। सर स्लो नहीं होंगे सर, अरे बाबा इतना एनर्जी था इसके पास कि इसको इसने नॉकआउट कर दिया, हटा दिया यहां से, समझे। इसको उतना एनर्जी नहीं था, ये वो अलग टॉपिक था, कंटिन्यूअस इज सम डिफरेंट टॉपिक। अब जो पढ़ रहे वो इज डिफरेंट टॉपिक, वी हैव टोटली चेंज द कंडीशन। हम यहां पर वेरी 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 फास्ट कर देंगे, समझे। तो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक अगर इलेक्ट्रॉन रहा तो यहां तक घुस जाएगा, और इस इलेक्ट्रॉन को उसने क्या कर दिया, नॉकआउट कर दिया, हटा दिया यहां से। तो ये जगह हो गया खाली, ये जगह हो गया वेकेंट। तो पॉइंट नंबर 2, देन जगह विल बी वेकेंट। समझ में आया, स्टोरी सुनने का बस। जगह हो गया वेकेंट, तो ये जगह अगर खाली हो गया, अगर ये जगह खाली हो गया तो यहां का इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, या फिर यहां का इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा। अरे सबको पसंद है यार पहले ऑर्बिट में घूमना, क्योंकि पहले ऑर्बिट में सबसे ज्यादा टोटल एनर्जी है, भूलिए मत। -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर हाइड्रोजन एटम, ये सबसे अधिक है यहां पर, सबसे मजबूत रिश्ता है, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी है यहां पर इलेक्ट्रॉन का। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन इस खाली जगह को देखकर यहां आ जाएगा। इस वीडियो को बीच में सुनने से कुछ समझ में नहीं आएगा, दोबारा सुनिए, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पर जो था E5 वो हो गया नॉकआउट। मैं E4 मिटा रहा हूं, मैं क्या लिख रहा हूं, E5 इज नॉकड आउट। तो E4 जगह वैकेंट हो गया, खाली जगह हो गया, तो E4 आ सकता है, E3 आ सकता है। तो मान लेते हैं E4 आया, कौन आया, E4 आया। तो E4 मान लीजिए ऑक्यूपाई किया। तो E4 जब ऑक्यूपाई कर रहा है तो इट इज कमिंग फ्रॉम अ हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट। समझ गए ना आप, हाँ, समझदार वालों का भी समझ गया होगा। जब ये हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आ रहा है, इट विल लिबरेट एनर्जी, इट विल लिबरेट एनर्जी अगेन इन फॉर्म ऑफ एक्सरेज। समझ में आया, अगेन इन फॉर्म ऑफ एक्सरेज। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इसका भी वेवलेंथ का कोई ठिकाना नहीं रहेगा? क्वेश्चन सुनो, कंटिन्यूअस में वेवलेंथ का ठिकाना नहीं था, वेवलेंथ एक रेंज में था। क्या इसका भी वेवलेंथ का ठिकाना नहीं रहेगा? इसका वेवलेंथ का ठिकाना रहेगा। क्यों? क्योंकि इसको पता है कि मैं किस ऑर्बिट से किस ऑर्बिट तक आ रहा हूं, किस ऑर्बिट से किस ऑर्बिट तक मैं आ रहा हूं। समझ में आया? इसका वेवलेंथ का ठिकाना रहेगा, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होगा। समझ में आया? अब कहां से आया है? आया है इसके नेक्स्ट वाले से,
नेक्स्ट वाले से कहां आया है, के पर आया है, तो फिर ई फॉर ऑक्यूपाई, तो पॉइंट नंबर 4 क्या आएगा कि लिबरेट एक्सरे, लिबरेट एक्सरे नोन एज के अल्फा। इस एक्सरे का नाम क्या होगा, के अल्फा। समझ में आया। अब मान लो E3 भी आ सकता था, लेकिन आया कहां पे है, के पे। तो अगर E3 मान लो आया रहता तो ज्यादा एनर्जी लिबरेट हुआ रहता, ज्यादा एनर्जी लिबरेट हुआ रहता, तो उसका नाम क्या होता, के बीटा। अगर E2 आया रहता तो के गामा। समझ में आ गया, पक्का समझ में आ गया। तो के, ये जो नाम है के, इसका मतलब है कि नॉकड आउट कौन हुआ है, के शेल से इलेक्ट्रॉन। समझे। अब मान लो एक नया एग्जांपल, मान लो वो इलेक्ट्रॉन E1 जो है आ रहा है और E4 को नॉकआउट कर दिया, तो E3 आएगा यहां पर, E3 यहां पर आएगा, तो उसका नाम क्या होगा, एल अल्फा। अगर ये यहां आया तो क्या नाम होगा, एल अल्फा, और ये यहां आया तो क्या नाम होगा, एल बीटा। समझ में आया। यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन इस खाली जगह को भरने के लिए अगर अगले ऑर्बिट से आया तो अल्फा, उसके बाद ऑर्बिट से आया तो बीटा, और कहां आ रहा है उसके नाम से नाम होगा, के अल्फा ये वाला, के बीटा ये वाला, ठीक है, एल अल्फा ये वाला, एल बीटा ये वाला। समझ गए आप। तो अगर यहां से यहां आया तो यही वाला वेवलेंथ निकलेगा। फॉर्मूला क्या लिखेंगे आप, 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर इंटू जेड माइनस 1 इंटू 1 बाई पी स्क्वायर माइनस 1 बाई एन स्क्वायर। समझ में आ गया आपको। ये एक फॉर्मूला है। सर जेड माइनस 1 कहां से आया वो बात की बात है, बट ये फॉर्मूला लगाएंगे आप। बोर्स का तीसरा पोस्टुलेट डायरेक्ट नहीं लगा देंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे आप, इससे आपको लैम्डा मिल जाएगा। और ये सिर्फ के अल्फा के लिए है बस, के बीटा के लिए दूसरा फॉर्मूला है, तो टेंशन मत लीजिए, इतना ही क्वेश्चन आता है। ठीक है। अब मैं आपको चीज बता रहा हूं, सुनिए, मैं आपको बता रहा हूं ये फॉर्मूला कहां से आ रहा है। अच्छा, ये आप पूरा प्रोसेस समझ गए। तो ये जो लाइट निकल रहा है वेवलेंथ, ये वेवलेंथ फिक्स है कि कोई ठिकाना नहीं है इसका, फिक्स है कि ठिकाना नहीं है, फिक्स है सर। हम समझ रहे हैं कि ये हायर एनर्जी, ये लोअर एनर्जी माइनस कर दीजिए तो एक फिक्स्ड वेवलेंथ निकलेगा, इसलिए इसका नाम क्या है बेटा, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। तो ये जो मैंने लिखा है उसको हम क्या बोलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। नहीं अगर समझा तो दोबारा देखिए कि कैरेक्टरिस्टिक किसको बोलते हैं और कंटिन्यूअस किसको बोलते हैं। तो मैं क्या करूंगा, फिर से ग्राफ बनाऊंगा इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ। तो मुझे एक रेंज में नहीं मिलेगा, मुझे एक पर्टिकुलर वेवलेंथ में मिलेगा कि भाई यहां पर होगा ऐसा करके, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ से मुझे मिलेगा, ये होगा आपका के बीटा, ये और ऊंचा जाएगा बाद में के अल्फा। समझ में आया। तो फिक्स्ड हो गया, यानी फिक्स मतलब समझ रहे हैं आप, इस वेवलेंथ पर एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी मिल जाएगा, है ना। तो ये ग्राफ आप बुक में देखिएगा, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ऐसा ग्राफ को मैं आपको मतलब समझा दे रहा हूं, एक पीक मिल रहा है आपको, एक फिक्स्ड मिल रहा है वैल्यू वेवलेंथ का, है ना। वरना बाकी कंटिन्यूअस के लिए देखिए, इस वेवलेंथ के लिए जितना इंटेंसिटी है, इस वेवलेंथ के लिए बाद में उतना इंटेंसिटी होगा। जब ये ऐसा आएगा ग्राफ तो इस वेवलेंथ के लिए भी उतना इंटेंसिटी होगा, है कि नहीं। ये वेवलेंथ के लिए जितना इंटेंसिटी है, इस वेवलेंथ के लिए उतना इंटेंसिटी है। ये बोलते हैं कंटिन्यूअस हो गया, लेकिन एक्सरे देखिए ये फिक्स है, इस वेवलेंथ पर इतना इंटेंसिटी, इस वेवलेंथ पर इतना इंटेंसिटी, तो ये फिक्स है। समझ में आ गया आपको। अच्छा, अब यहां पर जो लाइट निकल रहा है उसका कुछ वेवलेंथ होगा, कुछ फ्रीक्वेंसी होगा, तो वो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला इज गिवन बाय मूजलेस लॉ। क्या, अंडर रूट न्यू इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी। अंडर रूट न्यू इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी। पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए यह फॉर्मूला बहुत काम आता है, समझे। हाँ, अंडर रूट न्यू इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी, जेड मतलब एटॉमिक नंबर। अब ए क्या होगा मैं बता रहा हूं। अगर मान लीजिए के शेल से इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हुआ है, यानी के अल्फा है मान लो,
तो ए होगा √3RC/4, RC/4, 3RC/4। आर का मतलब क्या है? वही रीडबर्ग कांस्टेंट, और सी मतलब क्या है? वही स्पीड ऑफ लाइट। समझ में आया? और बी हो जाएगा 1 फॉर के सीरीज। फॉर एल सीरीज, यानी एल से अगर नॉकआउट हुआ है, मान लो एल से अगर नॉकआउट हुआ है, तो ए कितना होगा? ये सब एक्सपेरिमेंटल है, 5RC/36, और बी होगा 7.4। समझ गए आप? ठीक है, ओके। ए का यूनिट क्या होगा बोलो तो? हर्ट्ज होगा ना, क्योंकि जेड तो नंबर है। हाँ, ए का यूनिट होगा हर्ट्ज। चेक करना बड़ा, R/C का रूट हर्ट्ज होता है कि नहीं। अच्छा, तो समझ गए आप? ये सब जेडब्ल्यू वगैरह में काम आता है, एडवांस में काम आता है। तो ये स्टोरी यहां पर खत्म हो रहा है। बहुत बोल दिया मैंने इसके बारे में। अब मैं आपको इसके न्यूमेरिकल्स अगर करा के दूंगा तो आपको और समझ में आएगा, तो वो मैं सेशन 5 में लूंगा, है ना। टोटली सेशन 5 में मैं पहले बोर्ड न्यूमेरिकल्स करा दूंगा, और फिर इसके भी न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे कहीं ना कहीं बीच में। बताओ समझे कि नहीं समझे? एक आखिरी लाइन सुन लो। बहुत ज्यादा एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स जब किसी हैवी न्यूक्लियस की तरफ आते हैं, तो दो रास्ते उसके सामने खुलते हैं। पहला, आउटर इलेक्ट्रॉन्स को अगर उन्होंने स्लो कर दिया, तो वो इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम ऑफ एक्सरेज छोड़ेगा, जिसका मतलब है वो इलेक्ट्रॉन स्लो डाउन होंगे, तो उससे एनर्जी निकलेगा, लाइट एनर्जी निकलेगा। वो लाइट एनर्जी एक्सरे ही होंगे, ठीक है। वो लाइट एनर्जी एक्सरे होंगे, और उसका वेवलेंथ फिक्स नहीं होगा, रेंज में जाएगा, इसलिए उसका नाम है कंटिन्यूअस एक्सरे। जिसके लिए हमने फॉर्मूला देखा, hc/λ मिनिमम इज इक्वल टू E इंटू V, या लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू hc/EV। ये हो गया कंटिन्यूअस एक्सरे के लिए एक फॉर्मूला जो काम आएगा। डायरेक्ट पूछेगा एक्सरे कंटिन्यूअस है, लैम्डा मिनिमम बताओ। याद रखना hc/E क्या था? 12.42 इंटू 10⁻, नहीं, बाई V। hc/E का वैल्यू लिख दिया मैंने, ये जो भी आएगा वो नैनोमीटर में आएगा, ठीक है। हाँ, कुछ भी hc/E, हाँ सही लिखा था मैंने। अच्छा चलो ठीक है, हो गया। ये हो गया कंटिन्यूअस से कहानी। दूसरा क्या पहलू है? अगर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस तक पहुंच गया, न्यूक्लियस के पास अप्रोच कर गया, तो हो सकता है कि वो किसी इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट कर दे। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर ये वाला शेल का, के शेल का नॉकआउट हुआ है, तो हो सकता है इस जगह को, खाली जगह को भरने के लिए अगले ही एल शेल से और इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो इससे जो लाइट निकलेगा उसका वेवलेंथ फिक्स होगा, इसलिए उसका नाम क्या है? कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। फिक्स वेवलेंथ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, नो फिक्स्ड वेवलेंथ कंटिन्यूअस एक्सरे। इसका कारण अलग, स्लो डाउन वाला, इसका कारण अलग, नॉक्ड आउट वाला। दिस इज नॉक्ड आउट, दिस इज स्लोड डाउन, ठीक है। तो इस केस में जो लाइट निकलेगा उसका वेवलेंथ फिक्स रहेगा, उसका फ्रीक्वेंसी फिक्स रहेगा। और अगर मान लीजिए के पर आया तो नाम होगा के, अगले ऑर्बिट से आया तो के अल्फा, उसके बाद ऑर्बिट से आया तो के बीटा। मान लीजिए एल सीरीज का मान लीजिए नॉकआउट हुआ, तो नाम पड़ेगा एल से नाम पड़ेगा एल। अगले ऑर्बिट से भरने आया तो एल अल्फा, उसके बाद एल बीटा, इस तरह से नाम है। और इस पर रिलेटेड जो फॉर्मूला है एक ये वाला है, और ये फॉर्मूला सिर्फ के अल्फा के लिए है, समझ में आया, जहां पर b इज इक्वल टू 1 माना जाता है। और इसका एक और फॉर्मूला है मूजले फॉर्मूला, जिससे पीरियोडिक टेबल में हम एलिमेंट्स को अच्छे से अरेंज कर पाते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये फ्रीक्वेंसी है, कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ का फ्रीक्वेंसी है ये, और यहां पर a इंटू जेड माइनस बी है, जहां पर a और b मूजले लॉ का कांस्टेंट है। मैंने वैल्यू लिख दिया है, k के लिए, l के लिए मैंने वैल्यू लिख दिया है, कोई काम नहीं आएगा, सर टेंशन मत लो, कोई काम नहीं आएगा। अक्सर क्या होता है, हम यही फॉर्मूला यूज करते हैं, a इंटू जेड माइनस 1, यही फॉर्मूला हम अक्सर यूज करते हैं। k के लिए ही क्वेश्चन पूछा जाता है,
तो z-1 लिख देते हैं, और क्वेश्चन में a दिया रहता है, मतलब ये चीज सॉल्व करके दिया रहता है। समझ में आ गया? अब एक आखिरी बात सुन लीजिए, जो क्या था बताना मैं भूल गया हूं, और वो क्या था, और वो था कि सब तो बता ही दिया, क्या बच गया? मुजले लॉ हो गया। हाँ, आखिरी सवाल ये है कि एक्सरे का जो मैंने पढ़ाया वो सिर्फ एंट्रेंस के लिए है, वो भी JEE मेंस एंड एडवांस। इट इज नॉट फॉर नीट, इट इज नॉट फॉर MHCET, इट इज नॉट फॉर स्टेट बोर्ड। ये टॉपिक थोड़ा सा डिस्कस किया गया है NCERT में, बाकी पूरा जो मैंने पढ़ाया वो सब डिटेल में पढ़ाया है, वो सब JEE मेंस एंड एडवांस के लिए है। अब इससे न्यूमेरिकल्स आप कर पाएंगे अच्छे से, है ना? ये ग्राफ आपको मिल जाएगा, पहले के बुक में स्टेट बोर्ड में भी था, अब शायद स्टेट बोर्ड से हटा दिया है वो ग्राफ। ठीक है ना? आपको NCERT में ये फॉर्मूला मिलेगा, ना ही आपको ये फॉर्मूला मिलेगा, और ये आपको शायद मिलेगा, बट ये सब वैल्यूज आपको नहीं मिलेंगे। अच्छा, और क्या तो बताना था मेरे को एक इंपॉर्टेंट चीज। चलिए बाय बाय करते हैं, शायद याद आ जाए, तो चलिए बाय बाय, सब खैर, खफुन खा। क्या सुना था मैंने एक बार कि जापानीज में थैंक यू को बोलते हैं खफुन खा, पता नहीं बोलते कि नहीं बोलते, याद नहीं आ रहा बेटा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात था, आप अच्छे से समझो, मेरे को पूछो बेटा, आपको कंटिन्यूअस एक्सरे समझा कि नहीं, आपको कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे समझा कि नहीं? ठीक है, ये यहां पर जो लिखा है इसको अच्छे से लिखो, ये स्टोरी है ना? और याद रखना कि ये बोर्स का तीसरा पोस्टलेट का फॉर्मूला डायरेक्टली यूज नहीं किया गया है, थोड़ा सा इसमें अमेंडमेंट है, R×Z-1। और याद रखना मुजले लॉ जो है, इट इज ऑल्सो यूज फॉर अरेंजिंग द एलिमेंट्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज होगा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में, और ये फॉर्मूला यूज होगा, ये वाला मुजले लॉ, और ये फॉर्मूला यूज होगा कैरेक्टरिस्टिक में। धन्यवाद, नहीं याद आया मेरे को, अब क्या कर सकते हैं? याद अगर मेरे को बाद में आ गया तो मैं ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है?